अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, फैमिलीज में कट ऑफ होते हैं? बड़े ताया से नहीं बनती, या फूफो से नहीं बनती, या अब्बू की मामू से नहीं बनती, अम्मी की छोटी फूफो से नहीं बनती। क्यों होते हैं कट ऑफ? है होते हैं, अगर यार सबकी फैमिली में होगा कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा है, नेचर मैच नहीं करती। लेकिन कोई ना कोई इंसिडेंट होता होगा, उसके बाद फैसला होता होगा कि बस अब यहां से बोलचाल बंद है। शादी पे सही बुलाया नहीं, या पहले बड़े को बुलाया मुझे नहीं बुलाया, बोटियां कम डाल के दी हैं, या रिश्ता मांगा था तो रिश्ता नहीं दिया। और अच्छा, सबसे ज्यादा मसले किससे होते हैं? फुप्पो से ना। हालांकि आपकी अम्मी भी फुप्पो हैं किसी की, लेकिन क्या फुप्पो से मसले होते हैं। अच्छा, उसके बाद ना फिर हाँ, जमीनों के मसले भी होते हैं, जमीनों के मसले होते हैं, और बहुत सारे फाइनेंशियल मसले भी होते हैं। लेकिन एक काम ये होता है कि बस अब्बा ने फैसला कर लिया, अब सारी जिंदगी दोबारा, बड़ी गैरत वाले आदमी है, और दोबारा कभी ना बहन से बात नहीं की मुझे। बल्कि ये तो मैं चचा ताया बता रहा हूँ, ऐसे भी लोग हैं जो मेरे नॉलेज में भी हैं, जो अपने वालदेन से कट ऑफ कर लेते हैं किसी बात पे नाराज होकर। ऐसे भी वालदेन हैं जो औलाद से कट ऑफ कर लेते हैं, बहन भाई कट ऑफ कर लेते हैं। और अब्बा जी ने सारी जिंदगी कट ऑफ रखा, तो अब औलाद जो है वो उनकी वो परंपरा चलाना चाह रही है, और औलाद को लगता है कि ना अब्बू ने जब सारी जिंदगी बात नहीं की तो अब हम कैसे बात कर लें, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ये जो कट ऑफ चलता है ना, एक होता है अगर मामू के साथ बिजनेस किया था और वो बिजनेस में करके धोखा, तो दोबारा बिजनेस ना करें उनके साथ, ना करें बिजनेस। या कोई ऐसी फाइनेंशियल डीलिंग थी, कर्ज दिया था किसी को, वो मुकर गए, पैसे बाद में वापस ही नहीं कर रहे, ठीक है, कर्ज ना दें दोबारा। यानी अगर कोई फाइनेंशियल मसला हुआ, या पहले ताया के घर रिश्ता दिया था, वो रिश्ते के लिहाज से अच्छे नहीं है, तो ना दें दूसरा रिश्ता फिर वहां, ये अलग बात है। लेकिन रिश्तेदारों से ना कट ऑफ करना, अच्छा, कट ऑफ करने से मुराद ये है कि किसी खुशी में शामिल नहीं है, और किसी तकलीफ मुश्किल में साथ नहीं है, और जरूरत पड़ी तो जरूरत में भी नहीं है। और उसकी और आसान और स्ट्रेट शक्ल ये है कि अगर कहीं मुलाकात हो जाती है तो उधर मुंह फेर लिया, दूसरे ने उधर मुंह फेर लिया, ये कट ऑफ है।
दूर रहते हैं, साल साल में मिलना होता है, ये कट ऑफ नहीं है। मतलब ये नहीं कि रोज जाके खाला के घर बैठ जाके, ये नहीं जरूरी है। या अगर दूसरे मुल्क में रहते हैं तो हर महीने लाजमी मिलने आना है। कट ऑफ यही है जो बता रहा हूं। मुश्किल में काम नहीं आ रहे, खुशी में खुश नहीं हो रहे, किसी परेशानी के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहे, और मिल रहे हैं तो बात भी नहीं कर रहे, ये कट ऑफ है। ये जो कट ऑफ है ना रिश्तेदारों के साथ, इसको कहते हैं कतर रहमी। और ये इतना सख्त गुनाह है। बुखारी 5984, सैयदना जुबैर बिन मताम रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कतर रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ये इतनी सख्त चीज है। तो अगर आपके अम्मा अब्बा की अपने बहन भाइयों से लड़ाई है, अच्छा बेशक आपकी ये नियत भी है ना कि आप सुलह इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि कल को रिश्ता वहां भिजवाना है, तो भी कोई मसला नहीं, तो भी ये कोई बुरी बात नहीं। यानी अगर आप इसलिए फुप्पो के रब्बू की सुलह कराना चाहते हैं कि फुप्पो के घर रिश्ता भेजना है, तो भी कोई मसला नहीं है सुलह कराने में। लेकिन इस पे ना, अब आप बड़े बच्चे हैं, बेशक आपको भी लिफ्ट नहीं कराते घर वाले, कहते बेटा जरूरी बात करनी, बाहर जाओ, बाहर निकाल देते आपको। लेकिन फिर भी अगर खानदान में लड़ाई है ना, तो ये बेटे बड़ी सख्त बात है। ये अल्लाह को ना बिल्कुल पसंद नहीं है कतर रहमी। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर बिजनेस में नुकसान हुआ है तो ये कतर रहमी नहीं है कि उनके साथ दोबारा बिजनेस नहीं कर रही, ये नहीं है कतर रहमी। कतर रहमी के आसान शक्ल यही बता रहा हूं कि मुलाकात हो रही है और मुंह फेर के बैठे में, तो कतर रहमी अलाउड नहीं है। अगर कोई डीलिंग्स के अंदर नुकसान होता है, ना करें वो डीलिंग्स दोबारा। घर रिश्ता करने में नुकसान हुआ है पहले भी, ठीक है, घर रिश्ता ना करें। लेकिन मुश्किल में काम आना, खुशी में शामिल होना, मुलाकात हो जाए तो अच्छे अखलाक से मिलना, ये बंद कर लेना कतर रहमी। तो ये अल्लाह को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप के खानदान में इस तरह से आपके अम्मी अबू, क्योंकि अभी तो आप छोटे से हैं, अभी आपने क्या कतर रहमी करनी है बड़ों के साथ, आपने बड़े होना है, फिर ये हरकतें आपने करनी है। तो आइंदा अपने लिए भी याद रखें। और अगर फैमिली में इस तरह से मसले हैं, और ये ना कुछ 2020 की शायद बात है, 20 या 21 की गालिबन बात है। ऐसी मैंने एक क्लास में ये वाली हदीस सुनाई, तो मुझे ना एक बच्चे का फिर बाद में मैसेज आया कि अब्बू लड़े हुए थे मामू के साथ। तो मैंने अब्बू को बताया, उनको ये क्लिप भी सुना दिया। तो अब्बू ने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो गया। तो वो दोनों बाप बेटा जाके मामू से सुलह करके आए। तो इसलिए ना आप लोगों का रोल है कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के अंदर, अगर कट ऑफ है ना तो बेटे वो ठीक नहीं है। तरीके से किसी ना किसी तरह बहुत मसलत के साथ, ये नहीं कि अपने अब्बू को अब्बू तू तो जन्नत ही नहीं जाना, इतने अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, तरीके से। और कई कट ऑफ इतने नाजुक होते हैं कि एक बहुत हल्के से अच्छे जेस्चर से सब ठीक हो जाता है। जैसे एक सच्चा वाकया है, मतलब मेरे डायरेक्ट कोई जानने वालों में नहीं है, लेकिन मैंने एक जिनको तबलीग का आइडिया है, तो मैंने एक मरकज में ये सुनी थी बात कारगुजारी में, जिनको इन टर्म्स का पता है, जो लोग तबलीग में अगर वक्त लगा हुआ है तो मतलब पठान इलाके का एक वाकया है। एक शख्स सफर पे था, तो उसके ना भाई ने उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया और कुछ पोर्शन कब्जा कर दिया। अच्छा, अब वो जब वापस आया तो बेगम ने बताया कि भाई ने तुम्हारी जमीन पे कब्जा कर लिया है। तो अब होना तो यही था कि लड़ाई होनी थी और गोलियां भी चलनी थी। तो उसने ना भाई से अच्छे तरीके से ही बात की और घर में अच्छा खाना पका के भाई के लिए भेजा, जस्ट खाना खिलाया। उसके भाई के दिल में अल्लाह ताला ने ऐसी उसका असर डाला कि वो शर्मिंदा होके तो उसने वो जमीन भी वापस कर दी। कट ऑफ है, लेकिन बाज औकात एक छोटी सी पहल के साथ वो खत्म हो जाता है मामला, वो जो आइस होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो इसलिए अगर आपकी फैमिली में ऐसे मसले हैं ना, तो बेटे इस पे जरा थोड़ा सा सोच समझ के कोशिश करें। बेशक मैं आपको बता रहा हूं, अगर रिश्ता भेजने की नियत भी है तो भी कोई बुरी नियत नहीं है। आप अगर इस नियत से भी सुलह कराना चाहते हैं कि कल को रिश्ता भेजें, तो भी कोई बात नहीं है। क्या हो गया? तलाक कतर रहमी है? नहीं, तलाक कतर रहमी नहीं होती। तलाक एक डिफरेंट चीज होती है, वो कतर रहमी नहीं है, वो अलग है। कल क्या किया था जी? हाँ, एक सवाल दिया था मैंने, ऑटम 22 और किया होना चाहिए था। इसमें जो मुझे मसले लगते हैं वो बता देता हूं, उसके अलावा आपने पूछना हो तो पूछिएगा। एक तो ये कि पहले 3 मशीनें थी और कैसे पता 3 मशीनें थी? ये आपको पहले टेबल से पता चल रहा है कि टोटल आवर्स 7500 हैं और ब्रैकेट में लिखे हुए 2500 पर मशीन। इसी तरह मेंटेनेंस आवर्स 450 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 150 पर मशीन। तो 3 मशीनें थी और उनमें से एक है कि उसकी जगह नई लानी है।
ये जो कल मैंने एंड पे एक वैरायटी बताई थी। तो जो नई मशीन लानी है उसके लिए बिल्कुल तकरीबन कल जैसा डाटा दिया हुआ है, उसके आवर्स टोटल और मेंटेनेंस और सेटिंग अप और उसके ओवरहेड्स बताए हुए, और सवाल की रिक्वायरमेंट भी वैसी ही है कि रिवाइज्ड ओएआर निकालना है, और इस ओएआर की बेस क्या रखनी है, क्यों मशीन आवर्स है जी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डाटा दिया हुआ है वो भी पर मशीन आर ही दिया हुआ है, डाटा भी मशीन आर का ही है, तो इसलिए बेस मशीन आर है। तो नई मशीन के ओवरहेड्स निकालने में किसी को कोई परेशानी? नई मशीन में ये जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी कल बात बताई थी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नई मशीन के जो टोटल 2500 आवर्स हैं उन पे इलेक्ट्रिसिटी ले लें, ये भी सही है, और जो 2500 में से 80 और 110 निकाल के बाकी आएंगे उन पे भी दे सकते हैं। मैंने कहा था दोनों बातें सही हैं। नई मशीन के ओवरहेड्स में कोई एतराज? पुरानी मशीन के ओवरहेड्स जो आपको 850 का रेट दिया हुआ है, अब चूंकि 3 नहीं 2 रह गई हैं, तो इसलिए हमने वो जो कल जैसे किया था 390 इंटू 11600, तो अब साथ ये करना पड़ेगा, 2/3 करना पड़ेगा। इसी तरह जब यहां प्रोडक्टिव आवर्स लेंगे तो वो भी ये करना पड़ेगा, या ऐसे कह लें कि पर मशीन 2500 थे तो इंटू 2 कर लें, चाहे टोटल को 2/3 कर लें, चाहे वो जो पर मशीन दिए हुए उनको 2 कर लें, क्योंकि एग्जिस्टिंग मशीन 3 थी, अब उनकी जगह 2 रह जाएंगी और तीसरी नई मशीन आ जाएगी, तो नई मशीन का अलग डाटा है और जो पीछे 3 में से 2 रह जाएंगी उनके साथ ये सलूक कर लेंगे। ये मैंने बताना था। आपने इसमें और मजीद कुछ पूछना है तो पूछें, किसी फिगर की कैलकुलेशन में कुछ पूछना हो या कोई और एतराज तकलीफ। जी बेटा बताएं, कुछ पूछना है तो। चलें, कुछ नहीं पूछता। रिक्वायरमेंट ए क्या है? लिस्ट एनी 2 एग्जांपल्स जो ओएआर की बेस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, और ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस कि कैसे सिलेक्ट करते हैं कौन सी बेस। ये स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट करते नहीं पूछ रहा, बिजनेस कैसे करता होगा। बिजनेस की नेचर देखनी पड़ेगी कि ओवरहेड्स किस बेस के साथ ज्यादा बेहतर रिलेटेड है। अब इसके लिए ये 2 नंबर का थ्योरी का सवाल है, लेकिन किसी किताब से रट्टा थोड़ी है, तो इस तरह से ना कॉन्सेप्चुअल सवाल 2-3 नंबर के थ्योरी पूछ ली जाती है। ऑटम 22 में बताएं, कुछ पूछना है किसी ने और तो? चले, नहीं पूछना। कल मैंने बात यहां एंड की थी कि ओएआर की कैलकुलेशन इतनी सिंपल नहीं है। उसमें हमें पीडीज और एसडीज को भी सामने रखना पड़ेगा। तो मैंने कॉम्प्लिकेशन इन ओएआर कैलकुलेशन लिख दिया था और आगे नीचे 2 पॉइंट्स लिखे थे, तो वहीं से मैं बात आगे बढ़ाने लगा। केस कह लेता हूं बेशक इसको, केस 1, कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स तो हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक है। पहले ये चीज पढ़ते हैं, प्रोडक्ट एक है। और परसों का एक रिकैप दोबारा, हम लोग साल के शुरू में खड़े हैं और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे हैं, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्योंकि हम प्रोडक्ट कॉस्ट जानना चाहते हैं साल के शुरू में, और प्रोडक्ट के एक यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कितना है इसका तो अंदाजा एक्यूरेटली लगा सकते हैं। ओवरहेड्स कितने हैं ये एग्जैक्ट तो साल के एंड पे पता चलेगा, तो हमें साल के शुरू में कुछ ना कुछ हिसाब लगाना पड़ता है, वो हिसाब ओएआर। तो ओएआर हम साल के शुरू में कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन बजटेड होती है। ओएआर कैलकुलेशन में मुश्किलें क्या क्या आएंगी? मुश्किलें ये आएंगी कि एक फैक्ट्री में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे, तो हमने ओएआर हर पीडी के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, ये इधर जो बता रहा हूं ये नोट करने की जरूरत नहीं, जुबानी सुन लें बस। फैक्ट्री में 3 पीडी हैं और 2 एसडी हैं, और हमने ओएआर निकालना है किसके लिए? हर पीडी के लिए। हर पीडी में कुछ ऐसे खर्चे जो स्पेसिफिकली इस पीडी के लिए ही हैं, जैसे इस डिपार्टमेंट में जो परमानेंट स्टाफ हायर्ड है, सपोर्ट वर्कर्स हैं, डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर हो सकता है, हर डिपार्टमेंट का स्टाफ अलग अलग है,
तो उस स्टाफ की सैलरी हर डिपार्टमेंट की अलग अलग नहीं पता हो सकती? पता हो सकती है। हर डिपार्टमेंट में एक खास किस्म का कोई केमिकल, डायरेक्ट मटेरियल नहीं कह रहा, इनडायरेक्ट मटेरियल कोई यूज होता होगा, तो क्या हर डिपार्टमेंट की इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अलग नहीं पता चल सकती? पता चल सकती है। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी है, तो हर डिपार्टमेंट की डेप्रिसिएशन अलग अलग पता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो हमने चूंकि हर पीडी के अलग अलग ओएआर निकालने हैं, यानी ये वाला फार्मूला हर एक पे अलग अलग लगाना है, तो PD1 के लिए न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? PD1 के FOH, PD2 के लिए PD2 के FOH। तो इन PDs के अपने अपने FOH बिल्कुल पता हो सकते हैं, लेकिन इन बेचारों का खर्चा किसने कमा के देना है? वो भी प्रोडक्ट नहीं कमा के देना है। तो हम जो OAR निकाल रहे हैं, इनके खर्चों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पर मिसाल थोड़ी चेंज करता हूं, रिश्तेदारों की मिसाल दी थी तो मिसाल चेंज करता हूं। बारात लेके जानी है, चले आपकी भी होगी, कभी बारात पे जाना है, और गाड़ियां जो है ना वो हर फैमिली के पास नहीं है। तो जिनके पास अपनी अपनी गाड़ी नहीं है, उनको क्या पैदल आओ है? नहीं, बस नहीं है, गाड़ियां ही, बस नहीं अरेंज हो पा रही है, गाड़ियों में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये वो फैमिलीज हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, इनके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, तो इनकी सवारियों को भी लेके तो जाना ही है, तो इनकी सवारियों को भी इन्हीं गाड़ियों में एडजस्ट करना पड़ेगा। अब वो मोहतात अपनी जगह है कि पप्पू को अम्मी वाली गाड़ी में नहीं बिठाना, या किसको कहां बिठाना है किसको नहीं बिठाना, लेकिन हमें इनकी सवारियों को इन्हीं की गाड़ियों में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब हमने हर पीडी का अपना अपना OAR निकालना है, तो हर पीडी के ओवरहेड्स न्यूमरेटर में आएंगे, लेकिन इनको भी इन्हीं में ही कवर करना है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनके ओवरहेड्स किसी तरह इनके साथ शामिल करें। कैसे करेंगे वो सिखाना है। फिर इसके अलावा पूरी फैक्ट्री का रेंट है, वो किस डिपार्टमेंट का? वो तो सबका है। पूरी फैक्ट्री के सिक्योरिटी सिस्टम्स हमने आउटसोर्स किए हैं, वो पूरी फैक्ट्री का हमसे एक एनुअल फीस लेते हैं, वो किस डिपार्टमेंट का है? वो भी सबका है। तो कुछ ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं जो पूरी फैक्ट्री के कंबाइंड खर्चे होंगे, उनको भी तो करना है। तो हमें कुछ ऐसा हल करना पड़ेगा कि फैक्ट्री के कंबाइंड खर्चे भी और एसडीज के खर्चे भी किसी ना किसी तरह इनमें फिट कर दें। यानी अगर इसके ओवरहेड्स थे 1 लाख, इसके ओवरहेड्स इतने थे, इसके इतने थे, इसके इतने थे, इसके इतने थे, और कुछ कंबाइंड पूरी फैक्ट्री के भी थे इतने, तो पूरी फैक्ट्री का ग्रैंड टोटल FOH कितने? टोटल पूरी फैक्ट्री का ग्रैंड टोटल FOH 590। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि गाड़ियां सिर्फ इनके पास है, यानी OAR सिर्फ इनके निकलने हैं, लेकिन सवारियां हमने इनकी भी इधर बिठानी है। तो हमें इस 70 को भी किसी ना किसी तरह इनमें एडजस्ट करना पड़ेगा, और इस 40 और 30 को भी इनमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी हमें किसी ना किसी तरह 590, इनको 590 बनाना पड़ेगा। हमें इन खर्चों को भी किसी ना किसी तरह, इन सवारियों को भी किसी ना किसी तरह इनकी गाड़ियों में फिट करना पड़ेगा, ताकि जब हर पीडी का OAR निकले तो उन OARs में फैक्ट्री के सारे खर्चे कवर हो गए हों। तो अब इसको इनमें कैसे एडजस्ट करना है, इनको कैसे एडजस्ट करना है, ये सिखाने लगो। समझ आई बात? ये सीखने लगे अब हम। तो इसको ना मैं सॉल्व एक टेबल से सिखाता हूं। वैसे ही थोड़ी अंग्रेजी लिखना हो तो वो अंग्रेजी लिख देता हूं। हम लोग जो OAR की कैलकुलेशन करेंगे, पहला काम उसके लिए होता है, उसको कहते हैं एलोकेशन। ये मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं, लेकिन ज्यादा जरूरी है जो मैं आपको एक सवाल से इसकी टेबुलर वर्किंग सिखाऊंगा, वो ज्यादा जरूरी है। यानी यही वाला काम मैं टेबल में सिखा रहा हूं, तो आपको अगर टेबल समझ आ जाएगा तो अंग्रेजी आ गई समझ आपको। और ये काम आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, यानी ये काम आपको ऐसा करना नहीं होता, ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है हर डिपार्टमेंट के, उनको इकट्ठे कर लें, ये सवाल में गिवन होता है।
दूसरा काम होता है, उसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। ये आपने करना होता है। यही है असल में इस चैप्टर में जो चीज टेस्ट होती है, अपोर्शनमेंट। ये होती है 2 लेवल की। एक कहलाती है प्राइमरी अपोर्शनमेंट। प्राइमरी अपोर्शनमेंट का काम होता है इस 70 को, ये किस डिपार्टमेंट का है? पांचों का है। इस 70 को पांचों में बांटना, डिवाइडेड बाय 5 करके नहीं, किसी ना किसी तरीके से। पहला काम है इस 70 को इन सब में बांटना, इसको कहते हैं प्राइमरी अपोर्शनमेंट। और इसके लिए क्या रेशो रखनी है, यही आपने ओवर द पीरियड इस चैप्टर के सवालों की प्रैक्टिस से सीखना होगा। यदि मैं आपको कोई एक लिस्ट नहीं बताऊंगा, हर सवाल में सिखाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट पक्का होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा कि कौन से खर्चे को किस रेशो में बांटना है। ये चीज प्रैक्टिस से सीखेंगे हम। तो प्राइमरी अपोर्शनमेंट ये है कि जिसमें सारे कॉमन खर्चों को हम पीडीज एसडी सब में बांट देंगे, यानी इस 70 को इन पांचों में किसी रेशो में बांटेंगे। स्कूल पास किया है, पीआरसी पास किया है, किसी खर्चे को, किसी अमाउंट को रेशो में बांटना आता है। रेशो में चले देखते हैं। अच्छा, अब जब 70 इन सब में बंट गया, ये 70 यहां से निकल गया और लेट से कि 20 यहां आ गया, 15 यहां आ गया, 10 यहां आ गया, 5 यहां आ गया, और कितना हो गया? 20 यहां आ गया। 70 सब में बंट गया। अब जब 70 सब में बंट गया, तो अब हमने अगला काम ये करना है कि इन सवारियों को भी इन्हीं गाड़ियों में एडजस्ट करना है। यानी इस 45 को भी इन 3 में, और इस 50 को भी इन 3 में। 45-50 कौन सा? जो एसडीज के अपने अपने खर्चे थे, प्लस जो प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद इनमें आए थे। अब इस 45 को भी और इस 50 को भी हम इन 3 में किसी ना किसी रेशो में बांट देंगे, यानी ये सवारियां भी उनमें एडजस्ट हो जाएंगी। इसको कहते हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। और ये काम करने के बाद अब सारे के सारे ओवरहेड्स पीडीज के अंदर आ गए हुए हैं। तो अब तीसरा काम ये होगा कि हर पीडी का अलग अलग ओआर निकल आएगा। अब हर ओआर का अलग, हर पीडी का अलग अलग ओआर निकल आएगा।
स्प्रिंग 14 खोलें, स्प्रिंग 14। ये है जी बुक में क्वेश्चन 9, अल्फा लिमिटेड। बुक में क्वेश्चन 9 अल्फा लिमिटेड, स्प्रिंग 2014 अटेम्प्ट का। ये जो रेशो में बांटना है ना, ये कौन सा खर्चा किस रेशो में बांटना है, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा क्लियर। और एसडी को किस रेशो में बांटना है, ये सवाल में गाइडेंस होती है। अल्फा लिमिटेड के नाम से सवाल है, स्प्रिंग 14 बुक में क्वेश्चन 9, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। चलें, पढ़ लिया। 31 दिसंबर 14 ईयर का बजटेड डाटा दिया हुआ टेबल में, और ये जो कॉलम नजर आ रहे हैं आपको, ये इनके डिपार्टमेंट्स हैं। और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, इनके नामों से भी आइडिया हो जाया करेगा कि कौन से पीडी हैं और कौन से एसडी हैं। नामों से हो जाता होता है आइडिया, और अगर नामों से नहीं भी होगा तो सवाल में गाइडेंस मिल जाएगी। जैसे मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग, ये पीडी हैं, ये रिक्वायरमेंट से भी पता चल रहा है। हाँ जी, रिक्वायरमेंट OAR मांगे हैं मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग के, तो ये पीडी हैं। मेंटेनेंस, ये एसडी है। टोटल, ये टोटल है, ये कोई एसडी नहीं है, टोटल है। तो 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 पीडी हैं और 1 एसडी।
2014 की बजटेड इंफॉर्मेशन है सारी, और उसके बाद टेबल के नीचे कुछ सपोर्टिंग अंग्रेजी लिखी है, और रिक्वायरमेंट है हर पीडी का OAR। तो निकाल लेते हैं। इसके लिए ना एक टेबुलर वर्किंग करनी पड़ती है, और वो टेबुलर वर्किंग आप ये समझ लें कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनसे 3 ज्यादा कॉलम। जितने डिपार्टमेंट हैं, जैसे इसमें कितने 4, तो 7 कॉलम बनाने हैं। स्प्रिंग 14, एक कॉलम अंग्रेजी का है, उसके ऊपर हेडिंग देनी है, दे ले नहीं देनी तो भी कोई मसला नहीं है। एक कॉलम अंग्रेजी का है, एक कॉलम है बेसिस, यानी रेशो क्या रखनी होती है, ये बेसिस रेशो यानी क्या किस बेस पे बांटना है, ये वो बेस लिखी है मैंने, रेशो। एक कॉलम इसके लिए है, एक कॉलम है टोटल के लिए, एक अंग्रेजी के लिए है यानी खर्चों का नाम लिखेंगे, एक किस रेशो में बांटना है, कितनी टोटल अमाउंट है जिसको बांटना है, ये 3 कॉलम, और आगे जितने डिपार्टमेंट्स हैं क्या क्या है, मशीनिंग है, असेंबली है, फिनिशिंग है, और मेंटेनेंस। और ये सारे हो गए रुपीज, मिलियन, थाउजेंड। थोड़ी सी अंग्रेजी, किस रेशो में बांटना है, टोटल किस अमाउंट को बांटना है, और ये 4 डिपार्टमेंट्स। और इस टेबल में हमने लिखने हैं सारे FOH। तो सबसे पहला FOH क्या है, डायरेक्ट वेजेस। शाबाश, डायरेक्ट वेजेस FOH है। इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस टोटल कितनी है, 24, और किस रेशो में बांटनी है, ये गिवन है भाई, ऑलरेडी हर कॉलम में दी हुई है, तो ये तो गिवन है। क्या 246 नहीं है भाई टोटल, अच्छा 246 ही है, और इसको रेशो में नहीं बांटना, ये गिवन है। मशीनिंग में जी 46, 37। अच्छा, इस टेबल में ना हम लोग खर्चों के हर पीडी में हिस्से बांट के फाइनली हम टोटल FOH निकाल रहे हैं, यानी न्यूमरेटर इकट्ठा कर रहे हैं पहले हम। और अगला FOH डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है टोटल, 42। इसको किस रेशो में बांटना है, इनडायरेक्ट मटेरियल को देखना है 213, किस रेशो में बांटना है, गिवन है 91। अगला FOH पावर। अच्छा, कुछ सवालों में आपको मैं जो कोई टिप्स बताऊंगा तो आप उसी सवाल के पेज पे नुक्कड़ में के नीचे लिख लिया करना। इस सवाल पे आता हूं वापस। कॉलेज के बहुत सारे खर्चे होंगे, अगर वो कॉलेज समझें हर क्लासरूम एक डिपार्टमेंट है, यानी अगर कॉलेज सारे खर्चों को क्लासरूम्स में बांटना चाह रहा है कि किस क्लासरूम का कितना खर्चा है, तो स्टूडेंट्स को जो फोटोकॉपीज दी जाती होंगी, चाहे वो कोई क्वेश्चन की फोटोकॉपी है, चाहे वो कोई फॉर्म फिल करना है, तो कॉलेज अगर पूरे कॉलेज की फोटोकॉपी के टोटल खर्चे को क्लासेस में बांटना चाह रहा है, तो क्या बेस्ट रेशो लगती है बांटने की, किस रेशो में क्लासेस में बांटे। 10 रूम है तो 10 पे डिवाइड कर दें, ज्यादा बेहतर क्या लग रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉपीज का बेस्ट रेशो नंबर ऑफ स्टूडेंट से बन रहा है। अच्छा, पूरी बिल्डिंग का रेंट अगर क्लासरूम के हिसाब से बांटना हो, पूरी बिल्डिंग का रेंट, तो किस क्लासरूम में कितना रेंट का हिस्सा बंटना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्लोर एरिया, यानी कितनी जगह इस रूम ने घेरी हुई है, क्योंकि जगह का किराया है ना, तो उसका बेस्ट ताल्लुक बनता है जगह कितनी है किस रूम की। चेयर्स की मेंटेनेंस का खर्चा अगर बांटना हो तो बेस्ट रेशो क्या लगती है, नंबर ऑफ चेयर्स। तो किस खर्चे को किस रेशो में बांटना है, ये आपने उस सवाल में फैसला करना है कि अवेलेबल में से बेस्ट रेशो क्या लगती है। पावर कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी की हैवी बिजली को, ये लिख लें पेज के नुक्कड़ पे कहीं। सवालों में अगर वर्ड मिल रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो पंखे लाइटों की बिजली है, और पावर का वर्ड मिल रहा है तो वो प्लांट एंड मशीनरी की हैवी बिजली को कहते हैं।
ये जो घरों में बिजली आ रही होती है 200 सवा 200 वोल्ट, फैक्ट्रीज में तो हजारों वोल्ट्स होते हैं। तो पावर का वर्ड प्लांट एंड मशीनरी की बिजली के लिए इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड ये पंखे लाइटें होती हैं, ये पंखे लाइटों की बिजली है। ये पावर वाली बात लिख लेते हैं। चलिए अगला एफओएच क्या है? पावर। टोटल कितना? 465। अब ये है प्लांट एंड मशीनरी की हैवी बिजली। हमने पूरे सवाल में जो भी डाटा दिया है, जरूरी नहीं है कि ये अदर डाटा के नीचे लिखा होगा। ये हो सकता है खर्चों में से किसी की रेशो में बांटना हो। सिर्फ पावर की बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूं कि जो खर्चा हमने किसी रेशो में बांटना होगा, वो रेशो जरूरी नहीं कि अदर डाटा में इंफॉर्मेशन हो। नीचे लिखी अंग्रेजी में भी हो सकती है, और हो सकता है किसी और खर्चे की रेशो में बांटना हो। ये सवाल के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब आपने ये देखना है कि पावर को सवाल में जितना भी डाटा दिया हुआ है, किस रेशो में डिपार्टमेंट में बांटना बेस्ट है। ये प्लांट एंड मशीनरी की बिजली है, पावर। मशीन आवर्स, अदर डाटा में मशीन आवर्स नजर आ रहे हैं, तो इसको क्यों बेस्ट समझ रहे हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा देर मशीनें चलेंगी, वो ज्यादा लिंक बनता है पावर के साथ। अच्छा, बाकियों को भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा हो, उस रेशो में क्यों नहीं? भाई एम्प्लॉइज की बिजली नहीं है, मशीनों की बिजली है, तो जितनी देर मशीनें चलनी है वो ज्यादा बेस्ट रेशो बनती है। डायरेक्ट लेबर आवर्स क्यों नहीं? वो तो वर्कर्स के आवर्स हैं, हमने मशीन की बिजली की बात करनी है। फ्लोर एरिया क्यों नहीं? जो डिपार्टमेंट जितना बड़ा है, जरूरी है वहां पर ज्यादा देर मशीनें चलेंगी? नहीं। तो अवेलेबल में से मशीन आवर्स बेस्ट है, तो हम यहां कहेंगे कि हम मशीन आवर्स की रेशो में बांट रहे हैं। यानी बस एग्जामिनर को ये बता देना काफी है कि हम इस रेशो में बांट रहे हैं। उसकी कैलकुलेशन दिखाना वो कोई जरूरी नहीं है, आप बस कैलकुलेट करके आंसर निकाल दें। यानी 465 को किस रेशो में बांटना है? क्या बनेगी रेशो? 40,000, 2,000, 3,000 की रेशो में बांटा है ना। तो 465 डिवाइडेड बाय 45,000 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो पहला आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2,000 करेंगे तो दूसरा आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3,000 करेंगे तो दूसरा आएगा। रेशो में ऐसे ही बांटते हैं ना। तो क्या आंसर बना? 413 31। मेंटेनेंस में है ही नहीं ना, इसलिए मेंटेनेंस में नहीं आया। हाँ जी, पावर। ओके, अगला ओवरहेड, लाइट एंड हीट। ये अब ये जो लाइट है, ये यही पंखे लाइटें जो हैं, तो किस डिपार्टमेंट में कितनी बिजली का बिल होगा पंखे लाइटें? ये भी हो सकता है कि आपको सवाल में नंबर ऑफ पंखे लाइटें बताए होते। हो सकता है सवाल में कहा होता कि हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ पंखे लाइटें इतनी हैं, तो फिर उस रेशो में बांटते। नंबर ऑफ पंखे लाइटें तो बताया नहीं, तो फिर जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा इंप्लॉइज हैं, इंप्लॉइज भी हो सकते थे, जितने ज्यादा इंप्लॉइज होंगे उतने पंखे लाइटें होंगे। लेकिन अगर डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा जगह घेरे हुए, तो फिर वहां लाइटें पंखे ज्यादा होंगे। तो इस वक्त अवेलेबल में से बेस्ट पंखे लाइटों की बिजली के लिए फ्लोर एरिया लग रहा है। किसी और पे अगर किसी को डाउट हो तो पूछना बेटे साथ। कौन सा डिपार्टमेंट कितनी ज्यादा जगह घेरेगा, उतनी ही वहां पर लाइटें पंखे होंगे। तो इसलिए हीट एंड लाइट के लिए फ्लोर एरिया। कितना है टोटल लाइट एंड हीट? 40। तो फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर में 1400, 300, 300। तो 46 डिवाइडेड बाय 2000 और इंटू 1000 और इंटू 400 और इंटू 300 और इंटू 300, 23,977। पॉइंट में भी लिख सकते हैं, वो बस नहीं मूड पॉइंट में लिखने का तो नहीं लिखा जी। ज्यादा बेहतर
ये एक रूम है, पंखे लाइटें रूम में कितनी हैं, ये ज्यादा बेहतर नंबर ऑफ स्टूडेंट से लिंक्ड है या जगह कितनी है उससे लिंक्ड है? लेकिन हम, अच्छा ऐसे तो फिर क्या पता उस दिन कोई भी ना आया हो, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी छुट्टी पे हो। हम तो बात कर रहे हैं कि अगर सब पूरे ऑपरेशंस चल रहे हैं तो ये तो क्लासरूम है ना, इसमें तो वाकई क्लास नहीं हो रही, लेकिन फैक्ट्री में तो सारा दिन काम हो रहा होगा हर डिपार्टमेंट के अंदर। तो जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, पंखे लाइटों का ज्यादा बेहतर ताल्लुक वहां बैठे हुए लोगों से है या जगह से है? इसको फैक्ट्री समझिएगा। यहां तो है ना कि आज बच्चे कम आए हैं या क्लास ऑफ है, मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, रोजाना सारे वर्कर्स पूरे पूरे आए हैं, सारे डिपार्टमेंट फुली वर्किंग है। तो पंखे लाइटों का ज्यादा बेहतर ताल्लुक नंबर ऑफ एम्प्लॉय से है या जगह से? जगह, ज्यादा बेहतर जगह है, तो इसलिए फ्लोर एरिया। हाँ जी, लाइट एंड हीट के बाद डेप्रिसिएशन। किसकी डेप्रिसिएशन होगी? एसेट्स की ही होगी, नहीं सिर्फ मशीनों की। तो डेप्रिसिएशन के लिए अवेलेबल में से क्या बेस्ट रेशियो लग रही है? नेट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये टेबल के आखिर में दिया हुआ। मशीन आवर्स क्यों नहीं? पहली बात कि ये सिर्फ मशीनों की डेप्रिसिएशन नहीं है। दूसरी बात, क्या डेप्रिसिएशन मेथड मशीन आवर्स ही होता है? और भी हो सकते हैं, तो और भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो वैल्यू ने ही डेप्रिशिएट होना है। तो जिस डिपार्टमेंट में जितनी महंगी मशीनें होंगी या जितने महंगे एसेट्स होंगे उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो इसलिए मशीन आवर्स नहीं, नेट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो हम लोग डेप्रिसिएशन को बांट देंगे। अच्छा, पहला पहला सवाल है ना, इसलिए आपके दिमाग में और भी ऑप्शंस आ रही होंगी, लेकिन प्रैक्टिस से ये बहुत बेहतर हो जाएगा। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 10। तो इस 108 को बांट देते हैं 20,000, 8,000, 3,000, 4,000 की रेशो में। जी क्या बना? 62, 25, 12। और क्या होना चाहिए? अच्छा, इसकी बजाय और क्या होनी चाहिए? नेट बुक वैल्यू के अलावा और कोई बेहतर लग रही है या? तो फिर हाँ, तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स की होती है ना। फिक्स्ड एसेट्स पीपीई को कहते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। नहीं, एतराज क्या है? डेप्रिसिएशन के बाद रेंट एंड रेट्स। ये जो वर्ड रेंट है ना, ये तो किसी और चीज का भी रेंट हो सकता है, लेकिन जब साथ वर्ड रेट्स लग जाता है तो ये प्रॉपर्टी टैक्स टाइप चीज होती है। तो रेंट एंड रेट्स ये पक्का साबित कर रहे होते हैं कि ये बिल्डिंग का रेंट है। तो बिल्डिंग का किराया मतलब जगह का किराया, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया कितना है? रेंट एंड रेट्स जी 114। तो फ्लोर एरिया यानी 1,400, 300, 300, 57, 23, 17, 17।
रेंट एंड रेट्स के बाद अच्छा, ये जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है ना, ये अगर आपको ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट इस सवाल में ना भी समझ आई तो इस सवाल को छोड़ना नहीं है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अलावा जरूर हजम रखना। वेयर हाउसिंग कॉस्ट समझाता हूं, क्या लगता है इसको किस रेशो में बांटे? हाँ, वही इसी वजह से कह रहा हूं फ्लोर यूनिट के रेशो में नहीं बांटना। ये जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है ना, ये आपको चूंकि लफ्ज मिलता जुलता वेयर हाउस, तो उससे जहन में आता है कि स्टोर, और स्टोर है तो फिर फ्लोर एरिया। अगर स्टोर फैक्ट्री में होता तो फिर वो यकीनन एक सेपरेट एसडी होता। ये आप सवालों में आगे चलेंगे ना तो आपको स्टोर नाम का भी एसडी नजर आएगा, तो एसडी में तो कहीं स्टोर है ही नहीं, तो ये स्टोर डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट की आप एक दो मिसालें बताता हूं। स्टोर में क्या रखते हैं? बंदे स्टोर करते होंगे, या तो मटेरियल या फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स के स्टोर के खर्चे तो यहां फैक्ट्री में होते नहीं है, तो मटेरियल। अब या तो मटेरियल हम कोई खास केमिकल लगा के, कोई प्लास्टिक चढ़ा के कहीं संभाल के रखते हो सकता है हर डिपार्टमेंट में कहीं कोने में रख लेते हो, या हो सकता है किसी की जगह पर रखवा देते हो। अपने पास स्टोर होता तो वो यकीनन एसडी आ रहा होता, एसडी नहीं आ रहा। तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है मटेरियल को कोई केमिकल लगा के, प्लास्टिक चढ़ा के कहीं सेफ रखना। अब वो उस हर डिपार्टमेंट में भी पड़ा हुआ हो सकता है, और हो सकता है किसी के स्टोर में रखवाते हो, ये उसका खर्चा है। तो किस डिपार्टमेंट में ये खर्चा कितना जाना चाहिए? क्या स्टोर कर रहे हैं हम? मटेरियल। तो किस डिपार्टमेंट के लिए ये खर्चा कितना है? क्या रेशो बेस्ट लगेगी? जिस डिपार्टमेंट में जितना मटेरियल इस्तेमाल होता है उतना ही उसको संभालने का खर्चा, तो ये मटेरियल की रेशो में बांटेंगे। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई। वेयर हाउस अगर सिर्फ हो मतलब स्टोर, तो वो एक अलग से कमरा है, वो अलग डिपार्टमेंट है। अगर इस फैक्ट्री में स्टोर होता तो वो यकीनन एक सेपरेट कॉलम आ रहा होता आगे, कहीं सवालों में स्टोर एसडी के तौर पे आएगा। अगर एसडी नहीं आ रहा तो इसका मतलब सेपरेट स्टोर नहीं है। अब ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या है? मटेरियल को संभाल के रखने की कॉस्ट। वो मटेरियल को संभालना कोई खास मसाला लगा के भी संभालना रखा हो सकता है, कोई कोई कागज चढ़ा के भी संभाला रखना हो सकता है, कोई टेप चढ़ा के भी हो सकता है, किसी खास पैकेट में रखना हो सकता है। ये सब मटेरियल को संभाले रखने की कॉस्ट है वेयर हाउसिंग कॉस्ट। किस डिपार्टमेंट में ये खर्चा कितना ज्यादा होगा? जितने ज्यादा बंदे होंगे उस डिपार्टमेंट में, जितना ज्यादा मटेरियल उस डिपार्टमेंट में यूज होता होगा, तो इसलिए मटेरियल की रेशो में। मटेरियल कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल या टोटल मटेरियल? दोनों बातें ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट मटेरियल की रेशो ले लेगा वो भी सही है, और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐड करके टोटल मटेरियल की रेशो ले लेंगे वो भी सही है। आसानी इसमें है कि डायरेक्ट मटेरियल की रेशो में बांट दें, क्योंकि काम बच जाएगा ना, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, हाँ जी हमेशा ऐसे ही होगा, हम इसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की रेशो में बांट देते हैं। वेयर हाउसिंग कॉस्ट कितनी है? 98। किस रेशो में बांट रहे हैं हम इसको? 365, 46 और 18 की रेशो में। वो जो ऊपर चौथी लाइन आ रही है, तीसरी लाइन, 365, 46 और 18 की रेशो में बांट रहे हैं। मैंने कहा था रेशो जरूरी नहीं कि अदर डाटा की लिखी हुई चीज हो, हम एक खर्चे को किसी और खर्चे की रेशो में भी बांट सकते हैं। जैसे इस सवाल में नहीं है वैसे बता रहा हूं, अगर इनडायरेक्ट वेजेस टोटल दिया होता, बस इनडायरेक्ट वेजेस बस टोटल दिया होता 246, तो किस रेशो में बांटते? उसको हम डायरेक्ट वेजेस की रेशो में भी बांट सकते थे, क्योंकि इनडायरेक्ट किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं? डायरेक्ट लोगों को। तो कोई भी खर्चा जिस रेशो में बांटना है, जरूरी नहीं कि वो रेशो अदर डाटा में लिखी हो। एक खर्चे को किसी और खर्चे की रेशो में भी बांटा जा सकता है, वो सवालों के अंदर आपको उस वक्त फैसला करना होगा। और ये कोई बहुत मुश्किल फैसला, जिंदगी मौत का फैसला नहीं है। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको अंदाजा होगा कि रेशो बांटना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कॉस्ट का सबसे आसान चैप्टर है। तो 98 को बांट देते हैं 365, 46 और 18 की रेशो में। जी 33, 83, 11, 4। अच्छा, यहां पर एक सवाल आता होता है, वो आए नहीं मुझे सुनने में, कहीं पूछा नहीं। हाँ जी, हाँ तो फिर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों को ऐड कर लेंगे। यानी 365 के साथ 68 मिला लें, 46 के साथ 18 मिला लें, 18 के साथ 36 मिला लें और साथ 91, फिर इस रेशो में बांटते हैं। जी यहां पर एक सवाल आया करता है हर दफा, आया नहीं अभी तक,
या तो काबिल बच्चे हैं या किसी काबिल नहीं है। अच्छा, वैसे ज्यादा उम्मीद मुझे यही है कि आपको वो मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलें बता देता हूं। यहां पर एक सवाल ये आया करता है कि डायरेक्ट मटेरियल एफओएच तो नहीं होता, तो फिर मैंने डायरेक्ट मटेरियल की रेशो में क्यों बांटा? तो फिर फ्लोर एरिया का एफओएच होता है, नेट बुक वैल्यू का एफओएच होता है, मशीन आवर्स का एफओएच होता है, गिवन का एफओएच होता है। ये तो रेशो है ना। अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रेशो में बांट रहे होते तो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को एफओएच कह रहे होते। भाई वो तो रेशो ले रहे हैं हम इस चीज की। एफओएच तो ये है, ये इतनी इतनी अमाउंट के एफओएच हैं, इनको हम किसी रेशो में बांट रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पंखे लाइटों की रेशो में बांट रहे होते तो पंखे लाइटों को हम एफओएच थोड़ी कह रहे हैं। ये तो रेशो के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो डायरेक्ट मटेरियल को रेशो के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, डायरेक्ट मटेरियल को एफओएच नहीं कहा जा रहा। आगे करते हैं, बस एफओएच पूरे हो गए। तो ये जो अभी इस वक्त हमने काम कर लिया ना, ये एलोकेशन भी हो गई और प्राइमरी अपॉर्शनमेंट भी हो गई। अब अगला काम है सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। उसका तरीका यह है कि इस टेबल में बने सारे डिपार्टमेंट्स के कॉलम का टोटल कर लेंगे हम। 7 5 1 2 2 1 3 4 1 4 0 2 6 4। सारे डिपार्टमेंट्स के कॉलम्स का कर लिया टोटल। यहां तक हमने एलोकेशन और प्राइमरी अपॉर्शनमेंट कर ली पूरी। अच्छा, ये सारे एफर्ट्स लिखे हुए ना, ऐसी एक चीज टैली कराने के लिए बता रहा हूं, इन सब का टोटल करिएगा, इन सब का 1290। अच्छा, इन चारों का टोटल करिएगा। तो ये क्या हुआ? फैक्ट्री के सारे खर्चे अन बटा कोई नहीं रह गया, सब के सब पीडीज और एफडीज में बंट चुके हुए हैं। टोटल ग्रैंड टोटल 1290 है, वो अब इन चारों के अंदर बंट चुका हुआ है। अब अगला स्टेप ये करना है कि गाड़ियां तो इन तीन के पास है, इसके पास तो गाड़ी नहीं है, तो इसकी सवारियों को इनमें एडजस्ट करना है। ये कहलाती है सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। और 264 को इनमें एडजस्ट करना है का मतलब है यहां से कर दूंगा माइनस और इन तीनों में कुछ ना कुछ ऐड कर दूंगा। किस रेशो में? इसके लिए यानी एसडी को पीडीज में बांटने की रेशो सवाल में कोई ना कोई गाइडेंस जरूर गिवन होती है। लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। लास्ट पैराग्राफ पे लिखा हुआ है कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की सारी मेहनत है, इसमें से 80% मेहनत मशीनों की मेंटेनेंस पे है और 20% मेहनत जमीन की बिल्डिंग की सफाई पे है। 80% of the maintenance department's time is used in the maintenance of machines, whereas the remaining यानी बाकी 20% is consumed in cleaning and maintenance of building। यानी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग जो मेंटेनेंस की मेहनत कर रहे हैं, 80% मेहनत मशीनों के लिए है और 20% जो है वो जमीन जगह की सफाई है। तो इससे क्या, जो इसका 80% हिस्सा है वो चूंकि मशीनों की मेंटेनेंस के लिए है, तो उसको किस बेस पे बांटना चाहिए? मशीन आवर्स ज्यादा बेहतर है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा बेहतर है या फ्लोर एरिया ज्यादा बेहतर है? मशीन आवर्स, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा देर मशीनें चलेंगी वहां मेंटेनेंस ज्यादा होगी। तो इसका जो 80% हिस्सा है उसके लिए रेशो होनी चाहिए मशीन आवर्स। और कितना बना? 2। वो यहां से माइनस हो जाएगा और इन तीनों में मशीन आवर्स की रेशो में आ जाएगा, यानी 40,000, 2,000 और 3,000 की रेशो में। जी 187। अच्छा जी 188 है कि 7 है? 188 हो गया। इधर 9 14। ये हमने 211 को मशीन आवर्स की रेशो में बांट दिया। 211 कैसे निकला?
264 का 80%। और वो जो बाकी 20% है वो है बिल्डिंग की सफाई, बिल्डिंग की जगह की, जी बिल्डिंग की सफाई, जगह की सफाई, फ्लोर एरिया। तो बाकी 20% कितना बना? 53 फ्लोर एरिया। अच्छा, ये अभी कोई ना बोले, सब लोग खामोशी से अपने अपने तौर पे कैलकुलेशंस करें, बोले कोई नहीं। पहले आप सारे जो सिर्फ तमाशा भी देख रहे थे वो भी अब कैलकुलेट करें, पकड़ लें कैलकुलेटर, और 53 को फ्लोर एरिया में बांटना है। अभी बोले कोई नहीं, सब लोग कैलकुलेशन ट्राई करें पहले। जी 31 या 26? 26 किसी का नहीं आ रहा, 27, 31 है सही। एक डिपार्टमेंट है मशीनिंग, एक है जी असेंबली, एक है फिनिशिंग और एक है मेंटेनेंस। फ्लोर एरिया का कितना है? 1000, 400, 300, 300। जब हमने पूरी बिल्डिंग का रेंट बांटना था ना, तो बिल्डिंग का रेंट इन सब में बांटना था, इसलिए इन चारों में बांटना था। अब हम लोग जब मेंटेनेंस को बांट रहे हैं कि इन 3 पीडीज में इन्होंने कितनी मेहनत की है, तो अब हमने सिर्फ इन 3 में बांटना है। अब जब 3 में बांटना है तो 1000 डिवाइडेड बाय 2000 नहीं होगा, 1700 होगा। हमने इस 53 को फिर से चारों में थोड़ी बांट देना है, अब तो इन 3 में बांट रहे हैं, तो फ्लोर एरिया भी इन 3 का, यानी 1400 और 300। तो जब 1400 और 300 की रेशियो में बांटेंगे तो यहां आएगा 31, 13, 9। ये हो गई सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट। और जब इसको भी टोटल कर लेंगे, 9, 7, 1, 1, 5, 6,
163। अच्छा अब एक और चीज चेक करें, इन तीन का टेंडर करें, इन तीन को 1 2, तो ये क्या हुआ, सारे FOH अब बस इन तीन में सिमटाए हुए हैं। इस टेबल से यही करना था, हमें सारे ओवरहेड्स को फाइनली 3 PDs में लाना था। तो जो जो खर्चे जिस जिस रिलेशन में बेस्ट बनते थे उसमें बांटे, प्राइमरी अपॉर्शनमेंट, और फिर SD की टोटल सवारियों को भी किसी रेशियो में PDs में एडजस्ट कर दिया। तो वो जो 1290 थे वो अब इन 3 PDs में सिमटाए हुए हैं। अब ये 3 OAR के सवाल हैं, ये हर PD का न्यूमरेटर और उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो OAR आ जाएगा। OAR की बेस क्या रखनी है, किसने कहा है? कौन कह रहा है, किसने कहा मशीन आर्ट्स? हाँ जी, देखें इसमें ना कहा नहीं है कि बेस क्या रखनी है। वैसे बाय डिफॉल्ट बेस्ट होता है लेबर आवर्स, बाय डिफॉल्ट लेबर आवर्स होता है, लेकिन अगर आप इसमें मशीन आवर्स भी रखेंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि सवाल वाला बता थोड़ी रहा है। तो बाय डिफॉल्ट बेस होती है लेबर आवर्स। तो इस सवाल में तीनों में हम लेबर आवर्स भी रख सकते हैं, और अगर और थोड़ा ध्यान करें तो जो पहला डिपार्टमेंट है उसका नाम ही क्या है, मशीनिंग, तो उसमें मशीन आवर्स भी रखा जा सकता है। लेकिन ये पुराने सवालों में ज्यादा इस तरह के मसले होते थे, अब इस तरह के मसले बहुत इंप्रूव हो गए हुए हैं। तो इसमें अगर कोई स्टूडेंट लेबर आवर्स बेस ले लेगा वो भी सही है, मशीन आवर्स ले लेगा वो भी सही है, दोनों बातें सही हैं। ज्यादा मशहूर लेबर आवर्स है और पहले डिपार्टमेंट का नाम से लग रहा है इसलिए उस पर मशीन आवर्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो भी लेबर आवर्स से लेंगे तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब यहां से हम इस टेबल के नीचे भी चल सकते हैं और अलग से OAR भी निकाल सकते हैं। मशीनिंग डिपार्टमेंट का 97 डिवाइडेड बाय, अगर हम मशीन आवर्स ले लें तो 40,000 मशीन आवर्स, तो OAR बन गया। अच्छा 3 जीरो कहां से आ गए जी, 24.27 पर मशीन आवर। असेंबली का 156। डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं इसके, डायरेक्ट लेबर आवर्स 8,000, 19.5 पर आवर। और फिनिशिंग 163,000 डिवाइडेड बाय 16, 10.19। ये तीनों का OAR हो गया। क्या मिक्स हो गया? अगर आप इन तीनों में बेस OAR की लेबर आवर्स लेना चाहें वो भी सही है, तो मैंने इनमें लेबर आवर्स ही लिए हैं, इसमें भी लेबर आवर्स ले सकते हैं, लेकिन इसके नाम मशीनिंग की वजह से मशीन आवर्स ले रहे हैं। लेकिन अगर आप लेबर आवर्स देंगे तो बिल्कुल सही होगा आंसर। किसमें? ओए हाँ भाई, वो ऑटम 12 तो आपने लिफ्ट ही नहीं कराई, इन्वेंट्री वाला ऑटम 12। पार्ट बी भी कर लिया? नहीं यार, नहीं किया ना। सच्ची सच्ची किसने किया ऑटम 12 पार्ट बी? बस शाबाश। अगर किसी ने करना है तो कल करके आए, मैं पहले सामने स्क्रीन पे डिस्कस कर दूंगा। नहीं करना तो जिन 3-4 लोगों ने किया कल उनसे वो अलग से पूछ लेना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।